तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्री कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ पर जाकर के पढ़िए और पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलेगा, मुझे मोटिवेशन। प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना बहुत अच्छा लगता है। टैपियोका मतलब आप लोग कौन जानते हो? शकरकंद जानते हो, स्वीट पोटैटो जानते हो, ठीक है, उसी को बोला जाता है टैपियोका। ठीक है, और जगह जगह जैसा बदले जगह वैसा बदले भाषा, साफ सीधी बात आप जानते हो। तो केरल जो है वो राज्य है जहाँ पर टैपियोका पसंद है और वो करी किसी भी करी के साथ खाया जाता है। ठीक है, और उस करी में क्या होगा, नारियल डली होती है। तो आपने जब डोसा खाया होगा तो डोसा में देखा होगा आपने नारियल की चटनी आपने खाई होगी। ठीक है, तो जब नारियल की चटनी खाते हो तो उसी तरीके की करी एक होती है और उसी के साथ टैपियोका को खाया जाता है, बड़े प्यार से खाया जाता है केरल के अंदर। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गोवा में जो होता है नारियल के तेल में फ्राई करके क्या खाया जाता है, मछली खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आंसर एक बार यहाँ पर आप चेक करते चलेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो है हलवा होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हलवा में मिठाई कम होती है, मीठापन कम होता है। तो अब वो मीठापन आपको मिले तो उसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो हलवा का कहीं ना कहीं आप देखोगे कि भरता बन जाएगा। अब यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, और कई बार सितंबर दिसंबर ये मिलता जुलता है तो आंसर सेकंड मार देते हैं बच्चे और गलती हो जाती है। ऐसे गलती करने के बाद बहुत अफसोस होता है और अपने आप को कभी माफ नहीं करोगे। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में आप देखोगे मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाती है। लीची की खेती बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर आप देखोगे तो एक चित्रकला जो है बिहार में वो बहुत फेमस है, मधुबनी चित्रकला, उसको भी याद रखेंगे। मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस है बिहार में। आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण क्या है? अब ये स्वांगीकरण पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछ देता है, एक आधा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं आपके, और आप कहोगे ये क्या पूछ दिया। पोषण मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप खाते हो, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ठीक है, फिर आप उसके बाद फैट खाते हो, जैसे तेल हुआ, ऑयली, पिज्जा बर्गर फैट्स हुए, फिर प्रोटीन खाते हो जैसे कि मीट वगैरह खाना, अंडे खाना, पनीर खाना, ये सब प्रोटीन हो जाता है। तो ये जो खाने के बाद जो पचता है ना, पचने के बाद कहाँ जाता है? सेल्स को जाता है, सेल्स को जाता है। और सेल्स क्या करते हैं भाई? पावर हाउस होते हैं, यही तो आपको पावर देते हैं। ठीक है, तो अब करने का मतलब क्या है कि जब आपको पोषण मिलता है तो क्या मतलब होता है? पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना और रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करना गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अवशोषित पदार्थों को भोजन के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करना, ये ठीक लग रहा है, विभिन्न भागों में। पचा हुआ पदार्थ शरीर के जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल फैक्ट है ये। ठीक है, विभिन्न भागों में स्थानांतरित करना ठीक है, लेकिन उस स्थानांतरण के बाद क्या होता है? जटिल पदार्थों को बनाया जाता है यहाँ पर, पचा हुआ भोजन जो है, और उसको जब जटिल पदार्थों में बनाया जाता है और उसके बाद उसका उपयोग भी किया जाता है, उसी को स्वांगीकरण कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है, ये आप देखोगे, कार्बोहाइड्रेट आपने रोटी खाई, रोटी को उसने कार्बोहाइड्रेट में, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को लिया, पचाया, उसके बाद पचाने के बाद उसमें से ग्लूकोज निकाला, ग्लूकोज निकाल करके सेल्स को भेज दिया। अब सेल्स क्या करेगा? आपको एनर्जी देगा, आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूँ। यही वाला जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो स्वांगीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप किसी भी न्यूट्रिशन को जब लेते हो, वो न्यूट्रिशन एक जटिल फॉर्म में आपको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उस खेत की मृदा के विषय में बताइए, विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार इस व्यवहार से उसके खेत की मृदा क्या होगी? इतना लंबा चौड़ा प्रश्न पूछ देता है और कई बार बच्चे के अंदर ना ये पेशेंस नहीं होता प्रश्नों को पढ़ने का, तो ऑप्शन तलाशते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, एक दो लाइन पकड़नी होती है, अगर नहीं पकड़ में आता तो एक दो वर्ड पकड़ना होता है। जिसमें कोई किसान एक ऐसा किसान है जो कि रासायनिक उर्वरकों का और अधिकाधिक मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा है, मतलब कि खाद वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, रासायनिक खाद जो होते हैं उसका उपयोग बार बार करने से क्या होगा? तो अधिक फसल उगाई हो जाएंगी,
मतलब फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज आप बार बार करोगे, जैसे गुटखा बार बार खाओगे तो कैंसर होगा, दारू बार बार पियोगे तो आपका लिवर खराब हो जाएगा, स्मोकिंग बार बार करोगे तो आपका जो है फेफड़ा खराब हो जाएगा। कोई भी चीज बार बार करने से, देखिए अभ्यास बार बार करने से वो परिपक्व हो जाता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन अभ्यास आपको करनी किस चीज की है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीजों का अभ्यास करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी, बुरी चीजों का करोगे तो बुरी हो जाएंगी। आप किसी भी चीज का अधिकाधिक प्रयोग करोगे तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर किसान जो है वो केमिकल का इस्तेमाल बार बार करता है खेतों में, तो जमीन तो बंजर हो जाएगी ना, तो उपयोगी तो उपजाऊ तो होगी नहीं। केवल धान के लिए केवल गलत हो गया ऐसा नहीं हो सकता। वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयोग बनेगी, गलत है। कुछ समय पश्चात जो है बंजर हो जाएगी जमीन, ठीक है, यही बात है। मतलब कि मर जाएगी, बात खत्म, उसमें किसी काम का नहीं रहेगा, वहां पर सिर्फ पेट्रोल पंप खुल सकता है। ठीक है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर, क्योंकि पेट्रोल पंप वहीं पर खुलता है जहां पर जमीन बंजर होती है। आंसर 4 होगा 4। चलिए, एक प्रश्न यहाँ पर है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी जो है 504 मीटर है। 504 मीटर है। अब कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकेंड की औसत चाल क्या है? ठीक है, डी बराबर एस टी। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 504 किलोमीटर। स्पीड नहीं दे रखा है, पूछा जा रहा है, और टाइम क्या है? 7 घंटे। तो अब स्पीड निकालना है तो इसको हम नीचे लाएंगे, तो 504/7 बराबर ये आपको निकल जाएगा स्पीड। अब 504 को हम करते हैं तो कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 7 7 49, हाथ में बचा 1, और उसके बाद 1 में 4 तो 14 हो गया, और 7 से 2 बार में जाएगा तो 72 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड है। बच्चों ने देखा 72, मार दिया आंसर फर्स्ट, जो कि है गलत। रीजन यहां पर पूछा गया प्रति सेकेंड में, और मैंने आपको बताया था 18/5 और 5/18। ये क्या है? जब भी आपको किलोमीटर में निकालना हो, ये जो कि किलोमीटर में पहले से ही पड़ा हुआ है, तो जब किलोमीटर में निकालना है तो 18/5 में करेंगे, और जब मीटर में निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 करेंगे। मैं इसको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो 5/18 अभी करना है फिलहाल के लिए, 5/18 क्यों? क्योंकि मीटर में निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर 72 आ गया ना, 72 आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 18 चौके 72 4 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। इसमें निकल गया, ये इसकी स्पीड है। हर सेकंड 20 मीटर चल रहा है। सोचो स्पीड इसकी 20 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड जो हुआ 20 मीटर गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। 5 सेकंड में 100 मीटर चलेगी गाड़ी। अब इसको ना हमें किलोमीटर में निकालना है, तो मीटर के लिए 5/18, जो मीटर है छोटा है किलोमीटर से, तो ऊपर 18 नहीं होगा 5 होगा, क्योंकि छोटा वाला ऊपर आएगा। अब यहाँ पर 20 है ना, अब इसको किलोमीटर में निकालना, तो किलोमीटर में निकालने के लिए ऊपर 18 रखेंगे, नीचे 5 रखेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। चीजें समझ में आ रही है? तो जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बोले तो 5 से करेंगे, क्योंकि छोटा 5 है तो ऊपर 5 आएगा। जब भी किलोमीटर में करेंगे तो ऊपर 18 आएगा, क्योंकि बड़ा क्या है? 18 है, तो वो ऊपर आएगा। फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। क्यों? क्योंकि मीटर में पूछा तो मीटर में 20 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्ची एक्स पर है और अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है उसके साथ खेलना चाहती है। अच्छी बात है भाई, खेलो। इसके लिए पहले वह ओ पर जाती है, और जो कि एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए, पहले वो ओ पर जाती है, वो यहां पर है, ठीक है, एक्स है और वाई पर जाना चाहती है। तो सबसे पहले वो क्या करती है? वो अपने सहेली के पास जाती है, एक्स पर जाती है, वो एक्स पर जाती है, और एक्स पर जाने के बाद क्या होता है? वो 0 पर पहुंचती है। ओके, यहाँ पर 0 पर पहुंचती है, जो कि एक्स के ठीक 40 मीटर की दूरी पर है, दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में दूरी पर है। तो वो 0 पर पहुंचती है, ये 0 हुआ। चलिए इसको मैं दोबारा से एक बार कर देता हूं आपका, ठीक है। एक्स से वाई पर जाना चाहती है, तो पहले वो 0 पर पहुंचती है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये एक्स है, दक्षिण में ये है 40 मीटर की दूरी पर, क्या है? 0। तो सबसे पहले वो 0 पर पहुंचती है, 0 पर पहुंचती है जो कि एक्स के 40 मीटर दक्षिण में है। देखो 0 पर पहुंचती है जो कि एक्स के ठीक दक्षिण, तो एक्स ये है, एक्स का दक्षिण ये है, मैंने बताया था आपको, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो एक्स के जो ठीक दक्षिण में है वहां पर पहुंचती है, जो कि 40 मीटर की दूरी है।
इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाला, तो इधर पूर्व दिशा में जाती है, 30 मीटर की दूरी तय करती है और वाई पर पहुंच जाती है। ठीक है, और बच्ची जो है एक्स है, वाई के साथ खेलना चाहती है, तो पहले 0 पर जाती है जो दक्षिण में है 40 मीटर, फिर उसके बाद पूरब में जाती है जो कि 30 मीटर है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में, तो ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे भाई। तो ये डिस्टेंस है, तो x और y की डिस्टेंस है, लेकिन y के सापेक्ष x की दिशा बताइए, तो इसके सापेक्ष ये किधर खड़ा है, तो y क्या बोलेगा, किधर की तरफ खड़े हो भाई, तो ये है दिशा भाई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो इधर जो बीच में आएगा तो उत्तर पूर्व, इधर आएगा बीच में तो दक्षिण पूर्व, यहां पर आएगा दक्षिण पश्चिम, और ये होगा उत्तर पश्चिम। तो ये किधर की तरफ है भाई, ये तो है उत्तर पश्चिम की तरफ, ये उत्तर है, ये रे पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। तो कहाँ है उत्तर पश्चिम, ये सब गलत हो गया। यहाँ पर एक उत्तर पश्चिम है, एक यहाँ पर उत्तर पश्चिम है, एक या तो 1 होगा या तो 4 होगा। अब डिस्टेंस यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 40 है, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब कि 50। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ट्रिपलेट याद रखिए, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर नंबर जो होगा फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि आप खुद से करोगे ना प्रैक्टिस, तभी चीजें आएंगी। आप सोचोगे कोई टीचर आपको इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा देगा, वो तो अपना बेस्ट देगा, लेकिन आपका दिमाग किस तरीके से अडॉप्ट करता है वो भी देखना है। स्लॉथ के बारे में बताइए, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, ये तो समझ जाओगे, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट आपको खुद से करने पड़ेगी। स्लॉथ 40 वर्ष तक जीता है, ठीक है, जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमता है, गलत बात है यार। 10 वर्ष नहीं जीता है, 40 वर्ष जीता है, 40 वर्ष जीता है, ये भी सही है। ठीक है, और 8 वृक्षों पर घूमता है जीवन भर, ठीक है, 8 वर्षों तक जीता है नहीं, 40 वर्ष तक जीता है, 8 वृक्षों पर अपना पूरा जीवन गुजार देता है और उन्हीं पेड़ों के पत्तों को खाता है और जीवन यापन करता है। हफ्ते में एक बार ही नीचे उतरता है, सोचता है, राउंड मार करके आते हैं, नहा धो करके आते हैं, ये सारी चीजें करने का कार्य करता है स्लॉथ। भालू के जैसा दिखता है, इसको भी याद रखेंगे। आंसर नंबर 3 करेक्ट आंसर। जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां होंगी, आसपास की जगह ज्यादा ठंडी हो जाएगी। आप देखोगे ना, ठंडी में या गर्मी में, जब भी जहां बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं ना, उधर से आप गुजरोगे तो आपको ठंडा लगता है। ये क्या कह रहा है कि कटने से, पेड़ों के कटने से, जंगलों के कटने से ठंडी लगेगी, नहीं भाई, गर्मी बढ़ती है। पेड़ ऐसी चीजें होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसको ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कि गर्मी पैदा करने का कार्य करती है, और ये जो पेड़ होंगे ना, इन गर्मी को खत्म करने का कार्य करते हैं। इसीलिए जहां पर पेड़ ज्यादा है वहां ठंडक लगती है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता नहीं होती है। ठीक है, जल का रिसाव कम होगा, बिल्कुल सही बात है। पेड़ जो है ना, इसका जो जड़ है ना, ये पानी को स्टोर करके रखने का कार्य करता है, मिट्टी को मजबूत बना करके रखने का कार्य करता है। जब जंगल ही नहीं होंगे तो मिट्टी टूट जाएगी, और मिट्टी जब टूट जाएगी तो जल का रिसाव जो होगा वो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वर्षा जल का रिसाव कम होगा, ये गलत बात है, रिसाव तो बहुत ज्यादा होगा, इस चीज को याद रखना। लेकिन ये वाला जो राइट आंसर है कि अगर जंगल नहीं रहेंगे, ठीक है, तो स्थितियां यह है कि वर्षा का जल का रिसाव नहीं होगा, बहता जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये भी बात सही है। ठीक है, और भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। जल का स्तर कहां से बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। ठीक है, अच्छा ये वाले ऑप्शन है क्या, ओके ओके। तो चलिए देखिए, पहला वाला आंसर तो गलत हो गया, जहां जहां ए है वो गलत हो जाएगा, ये है ए गलत हो गया, ये भी ए है गलत हो गया। बी तो सही है, वर्षा का जल का रिसाव कम होगा, वर्षा जल का रिसाव जो है वो कम होगा, सही बात है। वो नीचे जाएगा नहीं ज्यादा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वही अपने कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए, जैसे आप लोग इकट्ठा नौकरी लेना चाहते हैं, वही पानी लेना चाहते हैं, तो रिसाव कम होगा। मृदा को बहा ले जाएंगे, जब पेड़ नहीं होंगे तो मृदा को बांध करके कोई नहीं रखेगा, तो पेड़ तो उड़ जाएंगे ना भाई, एक से दूसरे जगह चले जाएंगे। तो सी तो सही आंसर है, बी भी सही आंसर है। बी और सी कहाँ है, आंसर नंबर 4 में मेरे हिसाब से 4 आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा है, आंसर नंबर 4 ही इसके आंसर भी है। चलिए एक और अच्छा सा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है हर पेपर में, इसको तो आप लोग कंठस्थ कीजिएगा। और इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, दशमलव आसपास ही होता है और चूक जाते हैं बच्चे। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर के बराबर है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, $1 82 रुपये के बराबर है, तो $10 कितना हुआ, तो 1 में 10 का गुना कर दिया, $10 हो गया। तो 82 में भी 10 का गुणा करेंगे तो 820 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर की कीमत जो है वो है आपका 110 मीटर।
तो 15.4 सेंटीमीटर की कीमत क्या होगी, 15.4 सेंटीमीटर की, तो 15.4 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पर भी 15.4 से गुणा कर देंगे। तो चलिए 15.4 से गुणा कर देते हैं भाई। तो 15.4 और 110 में गुणा कर देते हैं, 0 0 0। सिंपल वे में ही करने की कोशिश करो, ठीक है। 154 और 154, ठीक है। 0 4 9 6 और 1, ठीक है। और 0.1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे, साफ सीधी बात है। तो 1694 मीटर। अब यहाँ पर मीटर है, ऑप्शन जो है किलोमीटर में है, तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से भाग देंगे, ठीक है। तो 1000 से भाग देंगे तो 1.964। जैसे देखो, मान लो 20 को 10 से भाग दोगे तो क्या होगा, 2.0 होगा कि नहीं। तो वैसे ही अगर 1694 को अगर 1000 से भाग दोगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1000 से जब भाग दोगे तो 1.694, ये वाला राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। देखिए राइट आंसर आंसर नंबर 3 ही है। चलिए, मिजोरम के निकटवर्ती प्रदेश कौन से हैं। तो यहां पर मैंने आपको मैप में बताया हुआ है, थोड़ा सा मैपिंग इस तरीके से है भाई, अपना मैपिंग, ठीक है। इस तरीके से मैपिंग जाती है भाई अपनी इंडिया की, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, लेकिन इधर कहीं ये चिकन कॉर्नर है, ये आपका बांग्लादेश हो जाता है, और ये है 7 सिस्टर्स। अब 7 सिस्टर्स को मैं बना देता हूँ, और उनका एक भाई है इधर सिक्किम बैठा हुआ है, सबको देखता है भाई, ठीक है। और इधर नेपाल है, इधर आपका क्या बोलते हैं उसको, भूटान है, ठीक है। इधर ये कहीं भूटान। अब सिक्किम जो है, यहाँ पर देखिए, ये जो जाता है ना एरिया, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है आपका असम, इसके बाद है यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर है मिजोरम। मिजोरम मैंने आपको बताया था ना, नागमणि में जोर है, इस तरीके से याद कर लेना, तीनों लाइन से ही है लास्ट में। मणिपुर, नागमणि, सॉरी, नागालैंड पहले ऊपर है नाग, और फिर नीचे है मणिपुर, और फिर उसके बाद उसमें जोर है, सबसे नीचे मिजोरम। फिर यहाँ पर लटकता हुआ एक आपको दिखेगा त्रिपुरा, जो 3 तरफ से घुरा हुआ है, और एक यहाँ पर आपको दिखेगा मेघालय, जो कि वो खुद ही पर्वतों के बीच में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पर्वत इतने सारे हैं कि बादल आकर के एक से टकराता है, दूसरे में, दूसरे से टकराता है, तीसरे में, और दिन भर बरसात होती है। और यहीं पर आपका मासिन राम है, जहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां भी यहीं पर हैं, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको काउंटिंग करके दिखा देता हूँ। ये है आपका 1 अरुणाचल प्रदेश पहला, मेघालय आसाम दूसरा, नागालैंड तीसरा, मणिपुर चौथा, मिजोरम 5वां, 6वां है आपका त्रिपुरा, और 7वां है आपका मेघालय, ठीक है। अब यहाँ पर नागमणि में जोर है, तो मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। अब मिजोरम के आसपास से 7 सिस्टर ही दिखेंगी, तो बिहार तो होगा नहीं, बिहार होगा नहीं, पश्चिम बंगाल होगा नहीं, आंसर नंबर ये होगा आपका 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके आसपास कौन सा है, असम दिखेगा आपको, ठीक है, असम जुड़ा हुआ उसके साथ, और मणिपुर क्यों है, क्योंकि नागमणि में जोर है, नागमणि में जोर है, जोरदार है भाई, नागमणि जिसको मिल जाए तो भाई वो जोरदार इंसान होगा। तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तीनों एक साथ रहते हैं साइड में, इधर की तरफ, ये रहा। चलिए, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और फ्री कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, उसको कंज्यूम कीजिए। 300 प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।